हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी को आगे लेके जाते हैं। लास्ट क्लास में हमने नेपोलियन को हरा दिया था। तो जिन कंजर्वेटिव मनार्कीज ने नेपोलियन को हराने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया होता है, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्रिटेन, रशिया, ये कंजर्वेटिव मनार्कीज वियना में एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। ऑस्ट्रियन अम्पायर की कैपिटल वियना में एक पीस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसमें फेट ऑफ पोस्ट नेपोलियनिक वर्ल्ड डिस्कस किया जाता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेपोलियनिक पीरियड के दौरान यूरोप में इतनी सारी चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, उन चेंजेस का क्या किया जाए, किस तरह से पुराने वाला सिस्टम यूरोप में रिस्टोर किया जाए। तो इस कंटेक्स्ट में एक कांग्रेस कॉल की जाती है जिसे हम याद रखते हैं एज कांग्रेस ऑफ वियना। 1814 से लेके 1815 तक ये सेशन में बैठती है। अल्टीमेटली 1815 तक सारे डिसीजंस ले लिए जाते हैं एंड कांग्रेस डिस्पर्स कर दी जाती है। तो इस कांग्रेस ऑफ वियना के बारे में हम स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, दैट इज द यूरोपियन रेवोल्यूशंस। ये क्या था हमने अभी डिस्कस किया जस्ट ब्रीफली कि कंजर्वेटिव मनार्कीज ने कांग्रेस ऑफ वियना कॉल की थी एंड इस कांग्रेस का पर्पस था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं उन्हें अंडू किया जाए, पुराने वाला सिस्टम रिस्टोर किया जाए। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। आइडिया ऑफ लिबर्टी दिया, इक्वालिटी दिया, नेशनलिज्म दिया, फ्रेटर्निटी दिया, इक्वल राइट्स की बात की, नेशनलिज्म की बात की, पॉपुलर सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी की बात की। लोगों को इन आइडियाज़ के बारे में ग्रेजुअली पता चलता गया। कुछ तो डायरेक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन से वो इंस्पिरेशन लेते रहे या धीरे धीरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स बाकी सारे यूरोप में डिसेमिनेट होते गए। लोग चाहते थे कि जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी आइडियल्स हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उनके बेसिस पे एक नई दुनिया क्रिएट की जाए, पूरे यूरोप को उन प्रिंसिपल्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन कंजर्वेटिव मनार्कीज फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले वाली दुनिया को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते थे। तो ये क्लैश चल रहा था बिटवीन द फोर्सेस ऑफ कंटिन्यूटी एंड फोर्सेस ऑफ चेंज। कुछ फोर्सेस जैसे कि कंजर्वेटिव मनार्कीज ये पुराने वाला सिस्टम कंटिन्यू करना चाहते थे जिसमें किंग्स के पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। ऑन द अदर हैंड पीपल ऑफ यूरोप दे वांटेड टू ब्रिंग इन अ न्यू वर्ल्ड, फोर्सेस ऑफ चेंज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। तो इस क्लैश की वजह से ढेरों सारी रेवोल्यूशंस होती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड मोरल सेम से टाइम से ही होती हैं। 1830s में रेवोल्यूशन होती हैं, फ्रांस में रेवोल्यूशन आती हैं, स्पेन, पोर्चुगल, इटली, जर्मैनिक स्टेट्स, ऑस्ट्रियन एम्पायर, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में 1830s में रेवोल्यूशन होती हैं। मोरलेस सेम से इश्यूज के ऊपर वो रेवोल्यूशंस सप्रेस कर दी जाती हैं। वेस्टर्न यूरोप में वो रेवोल्यूशंस कुछ हद तक सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में तो वो रेवोल्यूशंस बिल्कुल ही सप्रेस कर दी जाती हैं। फिर 1848 में फिर से पूरी यूरोप में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप में रेवोल्यूशंस होती हैं। फ्रांस में, इटालियन स्टेट्स में, जर्मैनिक स्टेट्स में, ऑस्ट्रियन एम्पायर में, पोलैंड में, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप, सब जगह रेवोल्यूशंस होती हैं। इन रेवोल्यूशंस को भी लार्जली सप्रेस कर दिया जाता है, लेकिन इन रेवोल्यूशंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन इंट्रोड्यूसिंग इन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप। धीरे धीरे करके वो आइडियाज पॉपुलराइज होते रहे और लोगों को उन आइडियाज़ के बारे में पता चलता गया एंड वो लोग अपनी सरकारों के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं एंड धीरे धीरे उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। तो ये रेवोल्यूशंस के बारे में हम आज की क्लास में स्टडी करेंगे, रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। ये भाई साहब हैं क्लेमेंट वॉन मेटरनिक। ये ऑस्ट्रिया के फॉरेन मिनिस्टर भी थे एंड ऑस्ट्रिया के चांसलर भी थे। ऑस्ट्रियन एम्पायर के ये चांसलर यू कैन से काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ही प्रिजाइडेड ओवर द कांग्रेस ऑफ वियना।
इन्होंने ही कांग्रेस ऑफ वियना में इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए। बाकी के जो कंजर्वेटिव मनार्कीज थी उन्हें बोला कि हम ऐसे करेंगे तो ही हमारी सिचुएशन सिक्योर रहेगी। तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टेकिंग डिसीजंस एट कांग्रेस ऑफ वियना। एंड जो वियना में ऑर्डर इस्टेब्लिश किया गया था, जिसे हम वियना ऑर्डर बोलते हैं भी, क्या उन्होंने दुनिया इस्टेब्लिश की, किस तरह का यूरोप उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उसे हम वियना ऑर्डर भी बोलते हैं, उसे हम मैटरनिक सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिस्टम इस्टेब्लिश करने में, वो ऑर्डर इस्टेब्लिश करने में मैटरनिक प्लेड अ की रोल। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ कांग्रेस ऑफ वियना। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास, लंबी क्लास कंप्लीट होती है। 3 मेन टॉपिक्स हमने आज की क्लास में स्टडी किए, द कांग्रेस ऑफ वियना, द ऑर्डर एस्टेब्लिश्ड बाय वियना कांग्रेस, यूरोपियन रेवोल्यूशंस ऑफ 1830 एंड यूरोपियन रेवोल्यूशंस ऑफ 1848। मेन जो इस क्लास में आपने समझना है, एक तो टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स क्या हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि कौन सा कंट्री किसके कंट्रोल में है, कहाँ कौन किससे कहाँ चला गया, किसका कंट्रोल अब कहाँ बन गया, वो सारी मैप से हमने चीज़ें कवर करने की कोशिश की। दूसरा, आपको आइडियाज़ के प्लेन पे थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये रेवोल्यूशंस क्यों हो रही हैं, मेटरनिख जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, किस आइडियोलॉजी के तहत कर रहा है, न्यू आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, पुरानी आइडियोलॉजीज़ एंड नई आइडियोलॉजीज़ किस तरह से क्लैश कर रही हैं। तो इसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से अगर आपको क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे, तो वो आइडियाज़ के प्लेन पे ही आएगा, फोर्सेज ऑफ चेंज, फोर्सेज ऑफ कॉन्टिन्यूटी के कंटेक्स्ट में ही आएगा। किस तरह से एक नया सिस्टम, नई फोर्सेज अपना हेड रेस कर रही थी, लेकिन मेटरनिख पुराने वाले ऑर्डर को रीस्टैब्लिश करना चाहता था। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं ये उसी लाइंस के ऊपर जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। द हिस्ट्री ऑफ 50 years आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इज द हिस्ट्री ऑफ अनडूइंग ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ द वियना कांग्रेस। So with this, I take your leave. I hope the session was useful to you people and you would have enjoyed this session. Thank you from my side.